आप देख रहे हैं विंध्य भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी। आज मैं एक आपको ऐसी शख्सियत से परिचय कराऊंगा जिसको हालांकि आप बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं उस आदमी को आपसे मिलवाऊं, उनके बारे में आपसे बातचीत करूं, सारी बातें बताऊं। उसके पहले आपको बता दूं, 1971 में कक्षा 1, 1975 में कक्षा 5, 1978 में कक्षा 8, 1981 में हायर सेकेंडरी, 85 में इंजीनियरिंग कॉलेज से बी किया। उसी दौरान राजनीति की इच्छा जगी। 85 में उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव किया और भारी मतों से जीते। उसके बाद यूथ कांग्रेस की राजनीति में आ गए। बदलते वक्त के साथ उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। पहला चुनाव कुछ ही कम वोटों से विधानसभा का हार गए। उसके बाद से लगातार विधायक हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राजेंद्र शुक्ल की। राजेंद्र शुक्ल से आपकी बातचीत प्रारंभ करूं, उसके पहले उनके द्वारा किए गए कुछ विकास कार्यों की एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा। नए साल में मेरा तो एकमात्र प्रयास और उद्देश्य रहता है कि रीवा को डेवलप करने की जो जिम्मेदारी रीवा की जनता ने मुझे दी है, उसमें लगातार बिना किसी गतिरोध के तेजी से काम हो और उस सारी योजनाएं पूरी हों, जनता को समर्पित हों, जिससे लोगों को उसका लाभ मिलना शुरू हो। चाहे वो सिंचाई हो, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए संस्थानों को पूर्ण करने की बात हो। और मुझे इस बात का संतोष है कि ये जो 2022 वर्ष के अंत तक में हम उन सारे कामों को पूरा करने में सफल हो जाएंगे, जिसकी योजना पिछले 7-8 सालों पहले बनी, फिर उसके बाद उसके लिए पैसा मंजूर हुआ, उसमें किसी प्रकार की अड़चन ना आए, इसकी मॉनिटरिंग और उसको पीछे लग के पूरा कराना, जिससे जनता को सुविधा का लाभ मिलना शुरू हो जाए। जैसे चाहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा हो, चाहे माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय हो, चाहे रिवर फ्रंट हो, एक और ये अधोसंरचनाएँ बन के तैयार हों। हमारा पीने के पानी से लेके और एक जो 2022 में सिंचाई का पानी, क्योंकि बाणसागर का काम बंद पड़ा था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और जब उस काम को पीछे लग के और पूरा कराया गया और 3 लाख एकड़ में किसानों को सिंचाई का पानी दिया गया, तो हमारे यहाँ के किसानों की, आम आदमी की खर्च करने की क्षमता बढ़ गई। और उस खर्च करने की क्षमता से हमारे रीवा शहर में पैसा आया तो व्यापार बढ़ा तो रोजगार के अवसर पैदा हुए तो बेरोजगारी दूर हुई। 3 लाख एकड़ में इस प्रकार का असर से मैं बहुत उत्साहित हूँ, और इसलिए मैंने सिंचाई विभाग के लोगों के साथ बैठ के बचा हुआ कितना इरिगेटेड लैंड है रीवा में, वो निकल के आया कि 10 लाख एकड़ ज़मीन रीवा में ऐसी है जहाँ खेती होती है, तो उनका इसमें सिंचाई 10 लाख में पहुँचाना है। तो जो योजनाएं मंजूर की थी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से बात करके कि बाणसागर में 3 लाख एकड़ में पानी रीवा जिले में देने का जो मूल योजना में प्रावधान था वो तो पूरा हो गया, लेकिन बाणसागर के बांध में पानी और ज़्यादा है। यदि उस पानी को भी हम यहाँ पर सिंचाई की नहरें बना के और पहुँचा दें तो 9.5 लाख में 10 लाख जो सिंचाई होती है उसमें 9.5 लाख में पानी पहुँचाने के लिए योजनाओं को मंजूर करा दिया गया है। चाहे वो त्योतर फ्लो हो, चाहे वो नई गढ़ी माइक्रो 1 हो, चाहे वो नई गढ़ी माइक्रो 2 हो, और चाहे अभी मऊगंज और हनुमना उद्वहन योजना का भी कार्य योजना बनाई जा रही है। तो जब 9.5 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुंचेगा, सोन नदी का पानी, तो आप कल्पना करिए कि रीवा तरक्की के मामले में कहाँ पहुँच जाएगा। सिमरिया रोड और सीधे स्टेशन के लिए बन के तैयार होने वाली। तो जब शहर की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनने से आप देखिए कि हार्ट के वो सब मर्जों का इलाज यहाँ शुरू हो गया, जिसके लिए नागपुर और बम्बई और दिल्ली लोग जाते थे, और आने वाले 3-4 महीने में प्राइवेट सेक्टर के कम से कम 4 से 5 मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल रीवा में आ रहे हैं। तो आपको ध्यान होगा, मैं 15 साल पहले भाषण करता था कि रीवा का आकर्षण इस प्रकार से पैदा करना है, क्योंकि निवेश की बात होती है। सरकारें निवेश के लिए सम्मेलन बुलाती हैं, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य सरकारें हों, इन्वेस्टर समिट होते हैं।
न सिर्फ राज्यों की राजधानी में होता है, बल्कि विदेशों में जाते हैं, लंदन में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं और वहाँ पर लोगों से कहते हैं कि आइए हमारे राज्य में निवेश करिए। मैं कहता था कि रीवा का आकर्षण ऐसा पैदा करके तैयार करना चाहिए कि यदि रीवा के चारों तरफ हम बैरिकेड लगा दें कि कोई रीवा में घुसने ना पाए निवेश करने के लिए, और बैरिकेड तोड़ के लोग रीवा में आके निवेश करें, ऐसा रीवा बनाना है। तो आज आप देखिए कि बिना प्रयास के रीवा की अधोसंरचना, रीवा की पेइंग कैपेसिटी, इन सारी चीज़ों को देख के बड़े बड़े अस्पताल वाले ग्रुप रीवा में अस्पताल खोल रहे हैं। इलाहाबाद का वात्सल्य रीवा में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल शुरू करने वाले हैं। नागपुर का एक ग्रुप जहाँ पर इलाज कराने के लिए लोग रीवा के जाते थे, वो रीवा में अस्पताल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से और ये सारे कामों के मूल में इरिगेशन है। इरिगेशन को वास्तविक विकास में मानता हूँ कि जब गांव में धरती से दौलत पैदा होगी। कब पैदा होगी? जब गांव में हम सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे, बिजली दे देंगे, खाद और बीज दे देंगे, तो वही किसान जो गरीबी के कगार में खड़ा है वो धरती से इतना दौलत पैदा करेगा कि अपनी गरीबी तो दूर करेगा ही। धरती से इतनी दौलत पैदा करेगा, वो तो हम रीवा के लोग देख रहे हैं। क्योंकि आप पूर्व मंत्री हैं, इसलिए आपसे कुछ वो बातें भी करना जरूरी जो रीवा के बारे में काफी बात आपसे होगी। मेरा सवाल ये है कि चित्रकूट अक्सर आप चाहे भी करते हैं, मंदाकिनी का दोनों तट पर काफी गंदगी है, सुलभ की वहां समस्या है। दूसरी समस्या वहां पर कोई भी पार्किंग का समुचित इंतजाम नहीं। साथ ही मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, अमावस्या के दिन वहां पर लगभग 5 लाख लोग मौजूद होते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है जैसे कुंभ में हर 12 साल में, यहां पर हर महीने में। चित्रकूट को लेकर आपके दिमाग में कोई योजना? नहीं, चित्रकूट को मिनी स्मार्ट सिटी जब धार्मिक नगरी घोषित किया तो उसमें अधोसंरचना के लिए काफ़ी काम और पैसा भी मंजूर हुआ। मंदाकिनी नदी की बात आप कर रहे हैं, जब मैं पर्यावरण मंत्री था तो रानी तालाब के लिए पैसा मंजूर कराया था, रीवा की बिहर नदी के लिए, और साथ में मंदाकिनी नदी के लिए भी कराया था। उस पर लगभग 6 करोड़ मंजूर हुए थे उस समय। 6 करोड़ में वो सारे काम नहीं हो सकते थे जो वहाँ पे ज़रूरी थे। तो बाद में राज्य सरकार ने से भी राशि मंजूर हुई और उसमें यही था कि जितने भी नाले आ रहे हैं उसको रोक के उसमें पंप करके उसको एसटीपी में पहुँचाएँगे, वहाँ उसको शुद्ध करके और नदी में डालेंगे। और नदी के किनारे जितने घर हैं, आश्रम हैं, उनका कोई भी पानी सीधे नदी में नहीं जाएगा। मंदाकिनी जी में उसको पाइपलाइन में लेके और सीधे ले जाकर पंपों में डालेंगे। उस पर काम चल रहा है। अभी बहुत दिनों से मैंने उसका रिव्यू नहीं किया है। और उसमें कई शौचालय बनाने के भी प्रावधान है। एक रोड राजौरा बस स्टैंड से लेके और मंदाकिनी के मुखार बिंदु, जो प्रथम मुखार बिंदु है, वहाँ जोड़ देने से और वहाँ से उसको कंटिन्यू करके और यूपी के एक रोड में, उसका नाम ध्यान से उतर रहा है क्योंकि बहुत दिनों से मेरा उस दृष्टि से वहाँ पे समीक्षा नहीं हुई है। जब मैं प्रभारी मंत्री था उस समय ये सब चीज़ों को मंजूर कराया गया था। तो अभी मैं कुछ दिन पहले चित्रकूट गया था तो वो रोड जिसके बारे में वहाँ के संतों की बहुत बड़ी डिमांड थी बस स्टैंड से, राजौरा बस स्टैंड से, क्योंकि एक मुख्य रोड थी चित्रकूट में और अंदर की रोड पे यहाँ बस स्टैंड में लोगों को उतार देते थे और गरीब लोग, वृद्ध लोग अपना सामान लेके पैदल वहाँ से जाते थे मुखार बिंदु में। तो सबका कहना था कि यदि ये बस स्टैंड से सीधी एक रोड बन जाएगी तो मुखार बिंदु के सामने से होते हुए यूपी वाले रोड में मिल जाएगी तो लोगों की गाड़ियाँ नज़दीक पहुँच जाएंगी और वहाँ पे बड़े बड़े पार्किंग बना देंगे तो लोग जल्दी दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँच जाएंगे, पैदल नहीं चलना पड़ेगा किलोमीटरों में। तो वो रोड मैंने देखा कि वो बन के लगभग तैयार हो गई है, कुछ काम उसका बचा है जो हो रहा है। तो इस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से योजना बनी थी, प्लान बना था, उसके लिए पैसा भी मंजूर हुआ था और उसमें काम भी हुए थे। अब उन कामों को जब तक पूरा नहीं हो जाता तो जैसा मैंने आपसे कहा ना कि 2022 में आपने कहा कि क्या योजना है, तो हमने कहा कि इतने काम मंजूर हो गए हैं कि उसको यदि पूरा करा दें 2022 में तो फिर लोगों को लगेगा कि ये तो सारे काम लगभग निपट गए। तो कामों को जितना मंजूर कराना, उसके लिए पैसा मंजूर कराना कठिन है, उससे बहुत ज़्यादा कठिन काम है उसको धरती पर उतार के उसको पूरा करा देना। तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो
तो चित्रकूट में भी वही इशू है कि जो काम मंजूर हैं वो पूरे हो जाए। चित्रकूट आपको में जो लगेगा कि चित्रकूट बदल गया है, चित्रकूट में जो काम मंजूर है पूरे हो जाए। जैसे रीवा में मेरी नजर है। आप पूर्व मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आपका इलाका उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की स्थितियों को आप किस नजर से देखते हैं? वहां निकट भविष्य चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड वोटों से जीतेगी। अब तो भाजपा को वोट न देने का कोई कारण नहीं है, लोग बड़े उत्साहित हैं। ये चुनाव है, इसमें कई तरह की बातें आएंगी, अपनी अपनी बातें करेंगे, लेकिन जनता तो मन बना के बैठ जाती है मूल्यांकन करने के बाद। अब चाहे वहाँ पे सड़कों का जाल की बात हो, 4 लेन की सड़कें, अभी हम एक दिन बनारस गए थे तो 2.5 घंटे में हम पहुँच गए वहाँ रामनगर, जो बनारस के इस पार है गंगा जी के। थोड़ा सा काम बचा है, इसके कारण फिर आधे घंटे लग गए, नहीं तो 2.5 घंटे में तो हम बनारस पहुँच जाते और 2.25 घंटे में हम विश्वनाथ बाबा के मंदिर पहुँच जाते। तो ये चमत्कारिक काम हुए। इसी प्रकार से आप इधर चले जाइए प्रयागराज, 1.5 घंटे में आप जमुनापुर पहुँच जाते हैं। फिर अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस बनी, सड़कों का जाल इस प्रकार से बिछा है और जिस तरह से वहाँ की कानून व्यवस्था को नियंत्रित किया गया है, तो एक बिल्कुल सुस्त और पस्त पड़े प्रदेश में एक नई जान फूंकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। राम मंदिर एक कितना बड़ा इशू था, उसे हिंदुओं के लिए थोड़ी था, वो सभी समुदाय के लिए था, क्योंकि उसकी वजह से बाकी काम प्रभावित होते थे। एक मुद्दा था जिस पे टकराहट की स्थिति पैदा कर दी जाती थी। कोई ना हिंदू और मुसलमान दोनों टकराहट थोड़ी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि देश रोटी कपड़ा मकान और रोजगार और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़े। लेकिन अनावश्यक रूप से उस मुद्दे पे उलझा के रखा गया था, जो कि सुलझा और उस पर काम शुरू हो गया। तो सिर्फ मंदिर नहीं बन रहा है, वो तो भारत के नवनिर्माण की दिशा में कि अब सरकारें इस दिशा में काम करें, जिस दिशा में काम करने से लोगों की बुनियादी परेशानी दूर हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य में उनको इधर उधर भटकना ना पड़े, उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। तो इस दिशा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार ने काम किया है और जिस तरह से मोदी जी का उसमें योगदान रहा है, तो उत्तर प्रदेश की जनता से मेरे कुछ लोगों से जो बात होती है तो लोग कहते हैं कि इस चुनाव में कुछ रखे नहीं है, भाजपा को वोट न देने का कोई कारण नहीं है। तो इसलिए आप ये पक्का मानिए कि पिछले बार यदि 300 सीटें थी, 313-15 सीटें थी, तो इस बार 350 सीटें भी यदि हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये थे हमारे साथ रीवा विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने रीवा चित्रकूट से लेकर देश के तमाम उन मुद्दों पर बात की जिनका साफ तौर से कहना था हम बदल रहे हैं। जिस तरीके से रीवा बदल रहा है उसी तरीके से पूरा देश बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है, निकट भविष्य में रीवा का ऐसा रूप नजर आएगा जिसके बारे में रीवा वालों ने अभी तक सोचा ही नहीं था। हालांकि आप जब से विधायक हुए, मंत्री हुए, उसके बाद से रीवा में जो बदलाव है उसके बारे में यहाँ की जनता यही कुछ कहती है। हम लगातार उनके कार्यों पर नजर बनाकर रखेंगे और जो भी कार्य होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक अपने मेजबान को जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत। तो देखते रहिए विंध्य भारत। आप देख रहे हैं विंध्य भारत।